गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो मोस्ट वेलकम ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस। तो आज मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा जो चैप्टर फर्स्ट का ही है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पूरा हमारा थ्योरी में है। तो मैंने क्यों ना उनको क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको डिस्कस करूं, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो समझाया था, जो मैंने दो क्वेश्चंस मैंने आपको ऊपर बताए थे, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जहां पर मैंने सबसे पहले आपको इंडियन इकोनॉमी का बैकवर्डनेस होने के रीजंस मैंने आपको बताए थे, जिनमें मैंने आपको लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे डिस्कस किया था। मैंने बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, लगातार कृषि का क्षेत्र हमारा बैकवर्डनेस क्यों रहा, क्या रीजन रहा, वो मैंने आपको बताया। हमने आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देश का विकेंद्रीकरण, मैंने कल आपको डिस्कस किया था। और इसके अलावा मैंने फॉरेन ट्रेड पे डिस्कस किया था, जो कि कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग के पेज के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं अरविंद जारवाल इकोनॉमिक सब्जेक्ट को मैं आज आपको क्लियर कराने जा रहा हूँ। मैं आज आपको थोड़ा और समझाने का प्रयास करूंगा कि जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम जो इंडिया के अंदर कॉलोनियल टाइम पीरियड में जो क्रिएट हुई थी, उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैंने आपको दोस्तों बताया था कि देश में सबसे पहले नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बारे में एस्टीमेट जो दिया था, वो दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे और फंडले सिराज और वी.के.आर.वी. राव और आर.सी. देसाई ने दिया था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि वी.के.आर.वी. राव जो था, वो कहीं ना कहीं उसने एस्टीमेट जो दिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर, उन्होंने मोस्ट स्टडी की थी बेटा कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जहां पर उन्होंने 90 से 1950 के बीच में देश की जो इकोनॉमी थी, जब पर कैपिटा इनकम थी, वो काफी तेजी से इंक्रीज हुई थी, और इंक्रीजिंग होने के कारण कहीं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में देखने को मिला था। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ऑफ द ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम पीरियड। भारत का जो मेन क्या कोजेज रहे थे, ऐसी क्या बातें रही थी जो कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो उसको डेवलप नहीं हो पाया, ऐसा क्या रीजन रहा था। तो उसी को लेकर मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा कि इंडिया इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल द रिमेन्ड द फंडामेंटली अगेन ऑफ द अबाउट द 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिव द मोस्टली इन विलेज। गांव के अंदर लगभग 85% पॉपुलेशन ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर गांव में निवास करती थी, विलेज में रहती थी। ड्राइव द लिवहुड द डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर, और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती थी। नेवरदलेस द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेजर, और इस रीजन से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ था वो काफी आगे नहीं होता, या कह सकते हैं वो ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाया। द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ द एक्सप्लेन। हम यहाँ पर कुछ बातें पढ़ेंगे, कुछ कॉजेज पढ़ेंगे, जिसमें हमको एक्सप्लेन भी करेंगे, जिसमें स्ट्रेंजेंसी इन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, और कॉलोनियल रूल के समय इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, और ब्रिटिश टाइम ने किस प्रकार कॉलोनियल रूल में उस पर कुछ सिस्टम लगाए, जिनमें हम जमींदारी सिस्टम पर ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा सिस्टम था जो हाई रेवेन्यू लेता था इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ के फार्मर्स से। तो चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, इस पे आपको समझाएं, क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम ये पढ़ेंगे रेवेन्यू सिस्टम फॉर colonial time period. So this was due to the prevalence of the various system of land settlement. लैंड को सेटलमेंट करने के लिए पर्टिकुलर जमींदारी सिस्टम को कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपनाया था, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड द बंगाल इंट्रोड्यूस दिस द सिस्टम इन 1793 1793 में या 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड द बंगाल इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। अंडर दिस सिस्टम, अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं, अंडर द सिस्टम द जमींदार ऑनर ऑफ द लैंड, जो लैंड का जो ऑनर होता था, वर द रिक्वायर्ड टू द पे वेरी हाई रेवेन्यू लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसको काफी हाई लगान उसको देना पड़ता था, विद यूज द कलेक्ट फ्रॉम द, और उसको लगान को कलेक्ट करना पड़ता था पीजेंट ऑफ द लैंड लेस लेबर हु वर द एक्चुअली कल्टिवेटिंग। जो लैंडलेस, जिनके पास भूमि नहीं थी, या फिर थोड़ी बहुत जिनके पास भूमि होती थी, लैंड होती थी, उनसे उसको कहीं ना कहीं उस लगान को क्या करना पड़ता था, कलेक्ट करना पड़ता था, और हाई रेट पे कलेक्ट करना पड़ता था, जो कहीं ना कहीं उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसको देना होता था। दी जमींदारी वर द मेनली कॉन्क्रीट द विद extraction in the high revenue from the
peasant but never took any step to improve the productivity of the land। जमींदार का सिर्फ एकमात्र काम क्या था कि सिर्फ उसको हाई रेट पे रिवेन्यू ही लेना था, वो किसी प्रकार से प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में उसका किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं था, ना ही कोई स्टेप लिए जाते थे। इससे क्या हुआ, दिस रिजल्ट इन लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इससे ये रिजल्ट निकला कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफी लो थी और वॉर्सनेट द पीसेंट द इकोनॉमी की, और कहीं ना कहीं आर्थिक जो स्थिति थी काफी बेकार थी। दूसरा था फोर्सफुल द कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन जो था वो कहीं ना कहीं इनिशियली द बिफोर द ब्रिटिश रूल के समय द फार्मर वर द प्रेस्टिंग द कन्वेंशनल एंड द सब्सटेंस फार्मिंग, कहीं ना कहीं सब्सटेंस फार्मिंग पे ज्यादा डिपेंड करते थे। दे यूज टू ग्रो द क्रॉप्स लाइक द राइस एंड व्हीट फॉर द ऑन द कंजप्शन, क्योंकि उनका मुख्य जो भोजन था या खाने का जो सामान था कहीं ना कहीं राइस और व्हीट था, जिन क्रॉप्स को उनको बोया जाता था ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन आफ्टर द वर्ड, उसके बाद इन वर्ड द फीड द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज विद द चीप रॉ मटेरियल, अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को चीप रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी, सस्ते रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी। द इंडियन फार्मर वर द फर्स्ट, और भारतीय किसानों को फोर्स किया गया ग्रो द कॉमर्शियल क्रॉप्स को बोने के लिए। किसके द्वारा किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें मुख्य जो मेन जो क्रॉप्स थी जिनमें इंडिगो थी, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काफी यूज आती थी, और इंस्टेड द फूड क्रॉप राइस एंड व्हीट, इसके बदले उनको दिया जाता था। दिस लेड टू द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इस कारण से इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन देखने को मिला, विद्योगीकरण देखने को मिला। दिस कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर नॉट ओनली इंक्रीज द बर्डन द हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, इस पर एक प्रकार से बर्डन नहीं पड़ रहा था हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को लेकर फॉर द पुअर फार्मर, जो गरीब किसान थे उन पर बहुत ज्यादा बर्डन देखने को मिल रहा था क्योंकि कॉस्ट लगातार इंक्रीज हो रही थी। बट आल्सो लेड इंडिया इज द टू फेस शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, और कहीं ना कहीं खाने का जो सामान था उसमें काफी शॉर्टेज देखने को मिला, क्योंकि प्रोडक्शन सिर्फ हम कॉमर्शियल क्रॉप्स का ज्यादा यूज कर रहे थे, हम फूड क्रॉप्स को कम यूज कर रहे थे। रिसोर्स एंड द टेक्नोलॉजी, उसका भी क्या था, अभाव था, या कहते हैं पुअर टेक्नोलॉजी को और रिसोर्स अनकम्प्लीट होने के कारण कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी थी वो भी काफी थी, क्या सी थी, लेस देन थी। Therefore the Indian agriculture remained the backward and the private, इस रीजन से मैं कह सकता हूँ इंडियन जो एग्रीकल्चर था काफी पिछड़ा हुआ था या बैकवर्ड सेक्टर में जा चुका था। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे, लेक ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटी एंड रिसोर्सेज। इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं मानसून पे डिपेंड पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा, इस रीजन से कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि मानसून पे डिपेंड होने के कारण जो इरिगेशन जो फैसिलिटी थी काफी वो लो थी, काफी पुअर थी, जिसमें बिसाइड द अबाउ द फैक्टर्स, अगर हम कुछ फैक्टर्स की डिस्कशन करें तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो फेस्ड लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर फेस कर रहा था इरिगेशन फैसिलिटी को लेकर, सिंचाई की सुविधा के अंतर्गत, और इनसिग्निफिकेंट ऑफ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, अच्छे खाद भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, लेक द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी, फ्रिक्वेंट द फेमाइन, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अकाल पड़ना, एंड द अदर नेचुरल क्लाइमेट, और अन्य प्राकृतिक जो घटनाएं घटती थी देश के अंदर उस रीजन से कहीं ना कहीं देश में प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट होती थी। दैट द फर्दर एक्टिवेटेड द एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस एंड मेड इट मूव वल्नरेबल, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं बेटा संघर्ष कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, किस रीजन से, पानी की कमी के कारण, क्योंकि देश में इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जहां पर मैं आपको बताया है कि इंडियन सेक्टर के अंदर कौन सा कॉजेज से जिस रीजन से इंडिया डेवलप नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि द नेम ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उस समय भारत के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर को मॉडर्न इंडस्ट्री सेक्टर करने के लिए किस प्रकार का एक अभियान चलाया भारत सरकार के अंतर्गत, इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत, क्या वो सक्सेस हो पाया, इस पर हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा यहाँ पर, जिसमें ऑफ द कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल देश में द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंतर्गत विटनेस द इमरजेंस ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज को बेटा यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की गई एट द इनिशियल स्टेज। इस स्टेज के अंतर्गत डेवलपमेंट बाय द कन्फिन ऑफ द सेटिंग अप ऑफ द कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल, और कहीं ना कहीं कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल को भी उन्होंने क्या किया, यूज किया। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर मैं कंट्री के वेस्टर्न पार्ट की बात करूं तो महाराष्ट्र एंड गुजरात वाज द हब फॉर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। देश में सबसे ज्यादा जो कॉटन टेक्सटाइल जो मिल थी वो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर थी, मेनली डोमिनेटेड बाय द इंडियन वेनेस बाय जूट इंडस्ट्री वर द मेनली कॉन्केंटेड इन द बंगाल एंड द
वर डोमिनेट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता से कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर जूट टेक्सटाइल को क्या किया गया, डेवलप किया गया, और कहीं ना कहीं जूट टेक्सटाइल जो थी वो बंगाल रीजन के अंदर ज्यादा डेवलप हो पाई। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी की बात करूं तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आल्सो स्टार्टेड इमर्जिंग द ग्रेजुअली, और तेजी से बेटा कह सकता हूं 20th सेंचुरी में आयरन जो स्टील इंडस्ट्रीज थी उसको डेवलप किया गया, जिसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में ऊपर बता चुका हूं, जिसको टिस्को नाम दिया, वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑफ द 1907 में इसको स्टार्ट किया गया। सम अदर इंडस्ट्रीज की बात करूं तो दे वर द ओपनिंग द स्मॉलर स्केल ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पीरियड में, वो छोटे स्तर पर उनको बेटा डेवलप किया गया, जिनमें शुगर इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, शुगर, और इसके बाद सीमेंट का भी नाम दूंगा, एंड पेपर इंडस्ट्रीज को मैं इसमें शामिल करूंगा। तो ये वो इंडस्ट्रीज है जो अदर सेक्टर में काम आते हैं। और मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, महाराष्ट्र गुजरात एक ऐसे स्टेट है जहां पर कॉटन टेक्सटाइल क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के द्वारा मैं आपको जो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा तो मैं चैप्टर नंबर 2 को आपको बुक के द्वारा पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बुक के द्वारा आप उसको एक बार पढ़ें, इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको पीडीएफ फाइल के द्वारा आपको सेंड किए जाएंगे, जहां पर आप उनको अच्छे से पढ़ें और अपनी स्टडी को अच्छा करें लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि इस टाइम आपको काफी प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि हमारा कोर्स है वो लगातार रेगुलर चलता रहे, इसलिए मैं आपको कुछ नए क्वेश्चंस लेके आता हूं हर बार। फिर चैप्टर फर्स्ट के अंदर कुछ नए क्वेश्चन बना के लेके आता हूं, जिनके आंसर मैं आपको कंप्लीट बताता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, जहां पर हम इस पे स्टडी करेंगे व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव द बिहाइंड द सिस्टमैटिक डिडक्शनलाइजेशन अफेक्ट बाय द ब्रिटिश एंड द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। आजादी से पहले जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत की जो आजादी जब हुई थी, तो उस समय भारत के अंदर जो सिचुएशन थी वो किस प्रकार की थी, या कह सकता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता था, कैसे इंडिया को उसने रॉ मेटेरियल वाला कंट्री बना के रख दिया और सिर्फ उसका एक्सपोर्ट करता था, और कहीं ना कहीं फिनिश गुड्स को, ब्रिटेन में जो गुड्स बनती थी वहां की इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, वो उसको बेचने के लिए उसने इंडिया को एक बड़ा मार्केट बनाया, जहां पर चीफ लेबर वर्क को यूज करके उसको ज्यादा प्रोडक्शन करके कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के अंदर जो प्राइस थे उनके अंदर बहुत चेंज हुआ, जिससे इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री सेक्टर था, जो डेवलप इंडस्ट्री सेक्टर था, वो कहीं अनडेवलप हो गया, जिसमें हैंडीक्राफ्ट जो सेक्टर काफी डिक्लाइन सेक्टर की ओर जाते हुए देखा गया। तो ये वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू आज के लिए।